डिस्चार्ज। आपके पास चार्जर है? मैंने पूछा। हाँ जी, है ना। वहाँ है। वहाँ देखो, उससे नर्स का मोबाइल चार्ज हो रहा है। उसने बड़े उत्साहित स्वर में बताया। उस अजनबी पेशेंट के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो केवल अपना उल्लू सीधा करना था। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। मुझे उसे चार्ज करना था और मेरे पास अपना चार्जर नहीं था। कल रात ही मेरे इस अस्पताल में अपने भाई से मिलने आया था। पिछले 2 दिन से इसी अस्पताल के आईसीयू में मेरे भाई को भर्ती किया गया था। उसके सीने में दर्द होने की वजह से अचानक भर्ती करना पड़ा था। गांव से भाई के साथ पिताजी आए थे। उन दिनों मैं औरंगाबाद में पढ़ाई कर रहा था। माँ ने रुलाई के स्वर में मुझे भाई की सेहत बहुत खराब होने की खबर सुनाई और जल्दी से अपने साथ लातूर ले जाने की हिदायत दी। तो मैं तुरंत निकला। लातूर आते समय परली से माँ को भी साथ लेकर चला। आते समय पिताजी मुझे बार बार कॉल कर अपना एटीएम कार्ड बिना भूले साथ लाने को कह रहे थे, क्योंकि उसके पास जो 12,000 रुपये थे वे एक दिन में ही खर्च हो चुके थे। अस्पताल में आते ही उन्होंने एडमिशन फीस के तौर पर 5,000 रुपये एडवांस और 7,000 सीटी स्कैन के लिए भर दिए थे। पिताजी भली भांति जानते थे कि अस्पताल में पैसों की सख्त जरूरत होती है, आदमियों से भी कई गुना ज्यादा। मैं अपने एटीएम कार्ड और माँ के साथ अस्पताल में पहुंच गया, लेकिन जल्दबाजी में अपने मोबाइल का चार्जर लाना भूल गया था। मैं चार्जर को ढूंढते ढूंढते अस्पताल की रूम नंबर 305 में पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां एक अकेला पेशेंट बेड पर लेटा हुआ था। मैंने उसे चार्जर के बारे में पूछा तो उसने मुझे उपयुक्त सीधा जवाब दिया था। उसका जवाब सुनकर मैं रूम के बाहर आ गया। रूम के बाहर कुछ कुर्सियां रखी थी, वही बैठ गया। वहीं से थोड़ी दूरी पर नर्सों का काउंटर था। शायद उन्हीं में से किसी एक नर्स का मोबाइल इस रूम में चार्जिंग हो रहा था। मैं इंतजार करने लगा कि उन्हीं में से कोई एक नर्स आ जाए और अपना मोबाइल ले जाए, ताकि मैं अपना मोबाइल चार्जिंग को लगा सकूं। अस्पताल की दीवार पर एक एलईडी टीवी लटकी हुई थी। उसमें यो यो हनी सिंह के नए पॉप सॉन्ग बज रहे थे। मैं उन्हें देखकर ही टाइम पास करने लगा। वैसे मेरी अभिरुचि समाचार चैनलों देखने में रही है, लेकिन टीवी का रिमोट नर्सों के पास था। मैं चुपचाप वही देखने लगा जो इस वक्त टीवी में चलने लगा था। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद एक नर्स आ गई और अपना मोबाइल चार्जर से निकाल कर ले गई। मैं फौरन रूम के अंदर चला गया और मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग को लगाया। कृतज्ञ वश उस अजनबी पेशेंट के साथ औपचारिक वार्तालाप की शुरुआत कर दी। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? बाल्की से। 107 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। आपको क्या हुआ है? मेरी चलते समय सांस फूल जाती है और हवा को सूंघते ही सीना दर्द करता है। सीने के अंदर बड़ी तकलीफ होती है। इससे पहले किसी डॉक्टर को दिखाए? हाँ जी, दिखाया ना, उस्मानाबाद के सरकारी अस्पताल में। तो फिर इस डॉक्टर के पास आने को किसने कह दिया? उस्मानाबाद के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि यहाँ जाओ, यह माताजी क्रिटिकल केयर एंड एडवांस अस्पताल है। सुना है यहाँ का डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट है और अमेरिका से पढ़कर आया है। मुझे यहाँ आते ही उन्होंने वीआईपी रूम में भर्ती कर दिया। यहाँ भर्ती हुए आपको कितने दिन हुए हैं? 5 दिन हुए हैं बेटे। कुछ राहत मिली? हाँ हाँ, मिली है ना। अब मुझे काफी राहत महसूस हो रही है। आपके साथ कोई रिश्तेदार दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आप अकेले ही अस्पताल में आए हैं? मेरा परिवार गांव में रहता है। हम छोटे जोत के किसान हैं। इन दिनों खेती के बहुत सारे काम सिर पर सवार हुए हैं, इसीलिए मेरी पत्नी और बेटा साथ न आ सके। बहू आंगनवाड़ी में आशा कार्यकर्ता है। वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। मेरी बेटी और दामाद यही लातूर में रहते हैं। दामाद नौकरी में है और बेटी घर संभालती है, सिलाई का काम भी करती है। समय निकालकर दोनों खाना लेकर आ जाते हैं। बेटी रुक रही थी, लेकिन मैंने ही मना किया। वैसे तो मैं चल फिर सकता हूँ। देखो, अभी मैंने खुद चलकर
मेडिकल से यह दवाई लाई है। सुबह के 10 बज रहे थे। डॉक्टर साहब के राउंड का समय हो चुका था। सभी नर्सें अलर्ट हो गई। उनकी हंसी मजाकिया बातें बंद हो गई। टीवी का चैनल बदल दिया गया। अब उसमें एबीपी माझा मराठी न्यूज चैनल चलने लगा था। डॉक्टर साहब के आते ही एक साथ सभी नर्सें चुपचाप खड़ी हुई, मानो बच्चों के क्लास में अनुशासन प्रिय टीचर आ गए हो। एकदम माहौल बदल गया, जैसे शहर में कर्फ्यू लग गया हो। डॉक्टर साहब आगे चलने लगे तो नर्सें उनके पीछे दौड़ रही थी। डॉक्टर पहले आईसीयू में गए, उनके बाद वीआईपी रूम में। वे एक के बाद दूसरे पेशेंट का फॉलो अप लेने लगे। अचानक एक रूम में डॉक्टर साहब की जोर जोर से डांटने की आवाज आने लगी। शायद किसी नर्स से कोई बड़ी गलती हुई होगी। एक नर्स रोने लगी। बहरहाल वह ही डॉक्टर के क्रोध का शिकार हुई होगी। इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं था। डॉक्टर साहब का क्रोध उनके अहंकार की उपज थी। उन्हें हमेशा यह लगता था कि वे शहर के सबसे बड़े ही नहीं, बल्कि 5 स्टार होटल जैसे आलीशान अस्पताल के मालिक है और बाकी यहाँ काम करने वाले सभी उनके नौकर चाकर। वैसे भी तो क्रोध और अहंकार किसी भी मालिक के अहंकार बन जाते हैं। इनके बगैर मालिक कहाँ शोभा देते हैं। डॉक्टर साहब रूम नंबर 305 में आ गए। मैं उसी रूम में खड़ा था। डॉक्टर साहब ने उस पेशेंट का चेकअप किया और उसे सलाइन लगाने को कहा। साथ ही 2 दिन बाद उस पेशेंट को डिस्चार्ज मिलने की बात कह दी। उसके बाद वे उस रूम से निकलकर पड़ोस के रूम में चले गए। वह अजनबी पेशेंट बिना किसी भी शिकायत के डिस्चार्ज के लिए राजी हो गया। डिस्चार्ज मिलने की खुशी में वह फूले नहीं समा रहा था। मैंने उसकी खुशी में शामिल होने के लिए कहा, अब आप तो सीधा गांव चले जाएंगे? जी हाँ। आपने अपना शुभ नाम नहीं बताया? अजी मेरा नाम तो राम प्रसाद है। और आपको किस नाम से बुलाते हैं बेटा? मुझे सभी सृजन नाम से बुलाते हैं। अच्छा किया आपने चार्जर साथ में रखा। मैं हमेशा साथ में ही चार्जर रखता हूँ। यह आज के ज़माने में हर आदमी की पहली जरूरत जो बन गया है, उसने टाका लगाते हुए कह दिया। अब तक मेरा मोबाइल 80% चार्जिंग हो गया था। मैंने चार्जर से मोबाइल निकाला और चलने लगा तो उसने कहा, आपको जब भी जरूरत हो आ जाइए, मैं 2 दिन यहाँ ही रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने कहा और वहाँ से चल दिया अपने भाई और माँ के पास। राम प्रसाद को 2 के बदले तीसरे दिन डिस्चार्ज मिला। उसने लगभग 10,000 रुपये बिल चुकाया, 8 दिनों का। मैंने देखा कि वह अस्पताल से बाहर जाते समय बेहद खुश लग रहा था। उस समय करीब करीब 5 बजे थे। अब यहाँ से गांव पहुँचने में देर हो जाएगी, यह सोचकर बेटी और दामाद ने उन्हें आज की रात लातूर में अपने घर रुकने का आग्रह किया। उन्होंने भी समय के हालात को समझकर उनका आमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। उसी शाम दामाद ने अपने ससुर जी के लिए नए कपड़े खरीद लिए। क्योंकि भारतीय समाज में यह रिवाज रहा है कि कोई भी आदमी अपनी बीमारी का इलाज करके जब अस्पताल से बाहर आए तब तो उसका स्वागत नए कपड़े पहनाकर रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। रात के 8 बजे भोजन हुआ। राम प्रसाद थकान महसूस कर रहा था। उसे नींद आ रही थी। पिछले 8 दिनों से अस्पताल में वह ठीक से सो नहीं पाया था। उसके लिए बिस्तर तैयार था। वह जाकर लेट गया तो पता ही नहीं चला कि कब आंखें लग गई। सुबह जल्दी जगाने की आदत थी राम प्रसाद की। रात 5 बजे ही उसकी आंखें खुल गई, लेकिन वह बिस्तर पर पड़ा रहा। वह सोचने लगा कि इतनी जल्दी जागकर वह करे भी तो क्या करे। उसके जल्दी जागने से बेटी दामाद को कोई कष्ट न हो, इसकी उसे अधिक परवाह थी। वह भली भांति जानता है कि शहर में तो लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह जल्दी जागते नहीं। लेटे लेटे ही उसके 2 घंटे बीत गए। उसे लगा कि अब तक बेटी दामाद की नींद खुल गई होगी। उतने में दामाद ने ससुर जी को चाय के लिए मेज पर आने को आवाज दी। राम प्रसाद चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गया और अखबार के पन्ने पलटने लगा। दामाद ब्रश कर रहे थे। बेटी चाय बना रही थी। चाय बन गई तो ट्रे में चाय लेकर बेटी आने लगी। आते समय
उसने देखा कि अचानक पिताजी के हाथों में अखबार थरथराने लगा है और वे कुर्सी से गिरने वाले हैं। वह चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर दामाद दौड़े चले आए। जब तक बेटी और दामाद आ जाते तब तक राम प्रसाद जमीन पर गिर गया था। दोनों ने उसे उठाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन असफल रहे। राम प्रसाद को लकवा मार गया था। ताबड़तोब ऑटो रिक्शा बुलाया गया और आनंद फानंद में राम प्रसाद को उसी अस्पताल में भर्ती किया गया जिस अस्पताल से कल ही उसे डिस्चार्ज मिला था। भले ही यह पैरालिसिस अस्पताल का नहीं था, अपितु वह इसी अस्पताल का अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट था। आते ही उसे तुरंत आईसीयू में ले गए, मानो आईसीयू किसी प्रेमिका की तरह उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। आईसीयू की उपलब्ध सभी अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं का लाभ राम प्रसाद को दिया जाने लगा, मानो वह पेशेंट न होकर कोई नया कस्टमर हो। आरएमओ ने दवाइयों की एक लंबी लिस्ट लिखकर मेडिकल से फौरन लाने को कह दिया। मेडिकल से दवाइयाँ, सुई, नली और अन्य कई सहायक वस्तुएं आ गई। अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए थे। उनका आवास बहुमंजिल अस्पताल की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, लेकिन वे 10 बजे से पहले नीचे नहीं आते थे। अपने निर्धारित समय से पहले उन्हें बुलाने की किसी की क्या मजाल थी। उनको किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। शायद यह अस्पताल का अलिखित नियम बन गया था। डॉक्टर साहब अपने निर्धारित समय पर राउंड पर आ गए। वे पहले आईसीयू में गए। वहां उन्होंने राम प्रसाद को बेहोश पड़ा देख लिया। उसे देखकर वे मन ही मन खुश हो गए कि चलो किसी तरह हो एक और पेशेंट मिल गया जिसका लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा। डॉक्टर साहब के सिर पर भी बहुत बड़ा बोझ था। इस बहुमंजिल अस्पताल को खड़ा करने के लिए उन्होंने पीएनबी बैंक से लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। उसे चुकता करने, कर्मचारियों का हर महीने वेतन करने और अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें राम प्रसाद जैसे कई पेशेंट की जरूरत थी। उन्होंने आरएमओ की ट्रीटमेंट को ही आगे जारी रखने का आदेश दिया। उसके बाद वे अस्पताल में भर्ती अन्य पेशेंट का फॉलो अप लेने चले गए। जैसे ही मुझे खबर मिली कि राम प्रसाद को वापस भर्ती किया गया है, वैसे ही ताबड़तोब मैं उसे देखने आईसीयू में पहुंच गया। मैंने देखा कि उसके नाक में ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेटर लगा हुआ है और वह बेहोश पड़ा है। उसकी यह दुर्दशा देखकर मेरा मन व्यथित हुआ। इस समय राम प्रसाद को मदद के रूप में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, सिवाय सहानुभूति, संवेदना और सद्भावना के। राम प्रसाद की बेटी ने अपने घर भी संदेश भेज दिया। घर से फौरन सभी सदस्य, पत्नी, बेटा और बहू काम छोड़कर अस्पताल की ओर दौड़े चले आए। सबको एक साथ आईसीयू में जाने की परमिशन नहीं थी। एक के बाद एक करके घर वाले राम प्रसाद को देखने आईसीयू में जाने लगे। सभी ने महसूस किया कि राम प्रसाद की हालत बहुत नाजुक है। उसे इस संकट से बाहर निकलने के लिए सभी मिन्नतें करने लगे। लेकिन मानिए, राम प्रसाद को शाम तक होश आ गया। शायद मिन्नतों का असर हुआ। उसने आंखें खोली और देखने लगा, किंतु बोल नहीं पा रहा था। उसके सिर का आधा हिस्सा सुन्न पड़ गया था। मैं भी उसे देखने अंदर चला गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसने भी मेरी आंखों में। मुझे लगा कि उसने मुझे पहचान लिया और वह बात करना चाहता है, लेकिन मुंह से एक शब्द भी निकालने में वह अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा है। तब मैंने ही आंखों की भाषा में उसे नमस्कार किया और उसने भी आंखों से मेरा नमस्कार स्वीकार किया। मैंने जीवन में पहली बार महसूस किया कि आंखों की भाषा जुबान की भाषा से अधिक आत्मीय, संप्रेषणीय और प्रभावी होती है। मुझे लगा कि इतने कम समय में हमारा रिश्ता कितना गहरा हुआ है। कुछ समय पहले ही तो मेरे लिए वह एक अजनबी पेशेंट था, लेकिन आज वह मुझे अपना लगने लगा है। क्या उसका दुख दर्द मुझे उसकी ओर खींच रहा है, या फिर मेरी संवेदना उसकी वेदना की पुरानी रिश्तेदार है? क्या उसने मुझे बेटा कह दिया
और वह मेरा सचमुच बाप हो गया है? क्या इसीलिए कहते हैं कि खून से भी बड़े मन के नाते होते हैं? ऐसे कई सवालों की अनेक लहरें मेरे हृदय में उठने लगी थी। मैं अपने हृदय की लहरों को समेटते हुए आईसीयू के बाहर आ गया। मैंने देखा कि बाहर राम प्रसाद की पत्नी जोर जोर से रो रही है और मेरी माँ उसे संभालने की कोशिश कर रही है। माँ ने मेरी ओर देखते हुए कहा कि ज्याचे त्यालाच लावलेले असते। एक माँ के शब्द सुनकर और रामप्रसाद की पत्नी के आंसू देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई। रात के लगभग 8 बजे थे। रामप्रसाद के परिवार वालों ने सुबह से कुछ ही नहीं खाया था। सभी को जोरों की भूख लगी थी। इस वक्त भूख दुख पर भी हावी होने लगी थी। रामप्रसाद के घर वाले अपने साथ गांव से रोटी सब्जी लेकर आए थे। वे सभी आईसीयू के बाहर अस्पताल की फर्श पर खाना खाने बैठ गए। सभी ने रोटी सब्जी खाई और अपने पेट की आग बुझाई। कहना गलत नहीं होगा कि भूख यह एक ऐसी आग है जो केवल रोटी रूपी पानी से भी बुझा जा सकती है। राम प्रसाद का इलाज काफी धीमी गति से चल रहा था। डॉक्टर साहब को कोई जल्दी नहीं थी। राम प्रसाद रात भर एक पैर पटकने लगा था। किसी ने भी उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। राम प्रसाद के पड़ोस में ही मेरे भाई का बेड था। भाई ने सुबह माँ से कहा कि यह आदमी रात भर सोया नहीं है और लगातार पैर पटकता रहता है। माँ को लगा कि भाई को उसका डर लग रहा है। स्वाभाविक ही है कि माँ को अपने बेटे की चिंता होने लगी। दूसरे दिन राम प्रसाद ने पैर पटकना लगभग बंद कर दिया। भाई ने बताया कि कल रात करीब करीब 1:30 बजे उसने अंतिम बार जोर जोर से पैर पटकाया था। आईसीयू में नाइट ड्यूटी पर रहने वाला ब्रदर गहरी नींद में था। उसने राम प्रसाद की ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। सुबह होते ही माहौल बहुत तंग हो गया। सुबह 7 बजे से ही डॉक्टर साहब आईसीयू में बार बार चक्कर लगाने लगे। अब तक पैरालिसिस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गया था। उसने अपने अनुभव से राम प्रसाद को बचाने की काफी जद्दोजहद शुरू कर दी, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। 2-3 दिनों से राम प्रसाद वैसे ही निर्जीव सा पड़ा रहा। हालचाल के नाम पर केवल उसका पेट फूलने लगा था। नाक पर वेंटिलेटर लगाने से हवा या ऑक्सीजन जैसा ही कुछ आने जाने का केवल आभास हो रहा था। अब तक गांव के बहुत सारे लोग अस्पताल में पहुंच गए थे। वे डॉक्टर साहब से मिलने पहुंचे तो पता चला कि डॉक्टर साहब किसी जरूरी काम से अचानक बाहर गए हैं। 2 दिन हुए, डॉक्टर साहब अभी तक नहीं लौटे और कब तक लौटेंगे किसी को भी नहीं जानता। समझदार लोगों ने राम प्रसाद की बॉडी की मांग की। तब आरएमओ ने बिल भरकर आने को कहा। लगभग 70,000 रुपये बिल भरने के बाद एक एम्बुलेंस में राम प्रसाद को हमेशा के लिए अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। राम प्रसाद के जाने के बाद अस्पताल के आईसीयू की अच्छी सी साफ सफाई की गई। पानी से धोकर अस्पताल के सभी कर्मचारियों को राम प्रसाद के प्रति हमदर्दी थी। सभी को उनके जाने का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कोई भी अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त नहीं कर सकता था। आखिर उनकी नौकरी का जो सवाल था। अस्पताल में 2-4 दिन सन्नाटा छाया रहा। 5-6 दिनों के बाद जब डॉक्टर साहब आ गए तब सब कुछ सामान्य सा हो गया, जैसे कि इस अस्पताल में पिछले दिनों कुछ हुआ ही नहीं।